नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। आज एक जनरल टॉपिक साइंस का इस तरह का आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जिसके बारे में जिज्ञासा लगभग सभी के मन में रहती है और ये 5 साल के बच्चे से लेकर और 80 साल तक के व्यक्ति तक को अमेज कर सकता है कि ऐसा कैसे होता है। तो आज जिस टॉपिक को मैं टच करने जा रहा हूँ वो है कि धुंध, कोहरा, ओस, पाला ये किस तरह से डेवलप होते हैं। इसके अलावा बारिश, ओलावृष्टि और स्नोफॉल ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं और इनमें क्या फ़र्क है। तो देखिए, ये सब चीज़ों को समझने से पहले हमें एक बात समझनी है कि जो पानी है ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। बर्फ़ को अगर हम टेम्परेचर दें वो पिघल के पानी बनेगी और पानी को अगर हम गर्म करते रहेंगे तो उसकी भाप बनेगी। तो बर्फ़ सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और स्टीम है वो गैस है। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है, इन 3 फॉर्म्स में फ़र्क क्या है। देखो, जो बर्फ़ है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आपस में चिपके रहते हैं, उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इनको आपको अलग करने में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। और जो लिक्विड है इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मगर वो सॉलिड आइस के मुकाबले थोड़ी वीक रहती है। और जो गैसियस स्टीम है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक होती है। इस वीकनेस की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो इधर उधर वंडर करते हैं, जबकि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट कम रहता है और सॉलिड में वो मूवमेंट बिल्कुल कम रहता है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होती है और स्टीम में वो बहुत ज़्यादा होती है। अब जिस भी हम वातावरण में बैठे हैं, जैसे मैं इस कमरे में बैठा, इसके चारों तरफ जो भी एटमॉस्फेयर है, एयर है, इसके अंदर मॉइस्चर है। वो मॉइस्चर को हम, जब वो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है बरसात के दिनों में, तब तो हम महसूस करते हैं, जिसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, लेकिन आमतौर पे हम उसे महसूस नहीं कर पाते, जबकि वो मॉइस्चर हर समय यहाँ पर वाटर वेपर्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब वाटर वेपर्स का मतलब है पानी की छोटी छोटी बूंदें जो हमें दिख नहीं रही हैं। अब जब ये एयर किसी ठंडे सरफेस के टच में आएगी तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स अभी इसमें स्टीम की फॉर्म में है, वेपर्स के फॉर्म में है, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही वो किसी ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम होएगी तो क्या होएगा, स्टीम जो है वो लिक्विड बनेगी। तो आप जैसे ही किसी कोल्ड सरफेस के टच में एयर को लाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि जो ये वाटर वेपर्स अभी हमें दिख नहीं रहे हैं वो विजिबल हो जाते हैं। इस फिनोमिनन को कंडेंसेशन या हिंदी में संघनन बोलते हैं। अब इसको आप कैसे देख सकते हैं, देखिए, एक ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा पानी लो और उसके अंदर 1 या 2 आइस क्यूब्स डाल दीजिए और उसे अपने रूम में टेबल पर रख दीजिए। आप लगभग 5 मिनट वेट कीजिए, आपको ग्लास के बाहर या ग्लास के नीचे पानी दिखेगा या पानी की बूंदें दिखेंगी। ये पानी कहाँ से आया, ये कोई ग्लास के अंदर से नहीं निकला है। ये जो एटमॉस्फेयर का वाटर है, वाटर वेपर्स हैं, जो एटमॉस्फेयर में वाटर एक गैस की फॉर्म में है, वो जब ठंडे सरफेस के टच में आया तो वो पानी की बूंदों में परिवर्तित हो गया। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और ये कंडेंसेशन सर्दियों में सुबह के टाइम पे जब टेम्परेचर कम होता है, खास तौर पे घास और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो जब यही वाटर वेपर्स उनके
कांटेक्ट में आते हैं पत्तियों और घास के ऊपर, तो वहां पर यही वाटर वेपर्स हमें पानी की बूंदों के जरिए दिखाई देते हैं, जिसे हम ओस या ड्यू बोलते हैं। तो इसे हम ओस या ड्यू बोलते हैं। यही अगर मान लीजिए अब टेम्परेचर जो घास का या पेड़ की पत्तियों का, पौधों की पत्तियों का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास है, 0 डिग्री के आसपास है, तो क्या होगा, यही जो पानी की बूंदें हमें वाटर वेपर्स की पानी की बूंदें बन जाती हैं, वही पानी की बूंदों के बजाय आइस में परिवर्तित हो जाती हैं, बर्फ बन जाती है। तो आप देखेंगे कई बार सर्दियों में आप देखेंगे जो खुले इलाके में रहते हैं या जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है उन इलाकों में रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि कई बार वो सुबह उठते हैं तो पानी के ऊपर उन्हें हल्की बर्फ की परत दिखाई देती है। इसको पाला पड़ना या फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो वाटर वेपर्स जब ठंडे सरफेस, ठंडी पत्तियों, घास के कांटेक्ट में आएंगे तो उसको हम ओस या ड्यू बोलते हैं, लेकिन वही जब टेम्परेचर उन सरफेसेस का 0 डिग्री हो जाएगा तो वहाँ पे बर्फ जम जाएगी और इसको हम पाला या फ्रॉस्ट बोलते हैं। अब धुंध क्या चीज़ है? देखो, ये वाटर वेपर्स, जैसे मैंने बताया कि हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ भी बैठे हैं, एटमॉस्फेयर में चारों तरफ वाटर वेपर्स है। अब एटमॉस्फेयर तो बहुत ऊंचा, बहुत दूर तक है, तो आमतौर पर हमें धुंध नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ये वाटर वेपर्स बहुत दूर तक जाकर गायब हो जाते हैं, कभी हमें महसूस नहीं होता। लेकिन जब क्लाउडी नाइट्स होती हैं, क्लाउड्स होते हैं और क्लाउड्स थोड़ा नीचे होते हैं, तो क्या होता है कि ये वाटर वेपर्स बिल्कुल ऊपर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाते हैं और ये ज़मीन के नीचे तक रहते हैं और एक तरह से पूरे वातावरण को सैचुरेटेड कर देते हैं वाटर वेपर से। तो जब ये कंडेंसेशन एटमॉस्फेयर में, क्लाउडी नाइट्स में ज़मीन के नज़दीक होएगा तो उसको हम धुंध या फॉग बोलते हैं। और अगर ये फॉग या ये वाला जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, इसमें अगर मान लीजिए वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स का साइज कम है तो उसको हम मिस्ट बोलते हैं। अब मिस्ट में और धुंध में क्या फ़र्क है? जो धुंध है उसमें हमारी जो विजिबिलिटी है वो लगभग 1 किलोमीटर से कम रहती है, जबकि मिस्ट में हमें जो विजिबिलिटी है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा रहती है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो धुंध है उसमें हम ज़्यादा देर तक या दूर तक नहीं देख पाते हैं, जबकि मिस्ट को हम जब चलते हैं तो हमें लगता है आगे कोहरा है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें क्लियर मिलता है, उसके बाद हम फिर आराम से चल पाते हैं। तो ये धुंध और कोहरे में फ़र्क है, जिसे हम फॉग या मिस्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये धुंध, ओस और कोहरे का फ़र्क आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि बारिश, ओलावृष्टि और स्नोफॉल कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए भी एक बारी फिर से हमें कंडेंसेशन ही का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन कंडेंसेशन इस बार जो है वो ऊपर आसमान में होगा। इधर जब जमीन के पास कंडेंसेशन हुआ तो उसको हमने फॉग बोला। जब कंडेंसेशन आसमान में ऊपर होएगा, एटमॉस्फेयर में होएगा, तो उसे हम क्लाउड बोलते हैं। अब क्लाउड्स में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होएगी, वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो धीरे धीरे करके यही पानी की बूंदें आपस में मिलती हैं, मिलके वो बड़ी हो जाती हैं, और जब वो इतनी बड़ी हो जाएं कि वो ग्रेविटी के हिसाब से ज़मीन उन्हें अपनी तरफ खींचेगी तो बारिश होएगी। तो कंडेंसेशन जो ज़मीन के ऊपर होएगा उससे बादल बनेंगे, और बादलों में जब पानी की बूंदें इकट्ठी हो के उनका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अपने वेट से ज़मीन पे गिरेंगी तो उसे बारिश बोलेंगे। अब अगर मान लीजिए किसी टाइम पर ये बारिश एटमॉस्फेयर से नीचे आ रही है, एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वहाँ अलग अलग टेम्परेचर रहता है।
और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। अब मान लीजिए एक बीच में एटमॉस्फेयर की लेयर है जहां पर कि टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री या उससे भी कम है। वहां पर जब बारिश आती है तो आइस बनेगी, पानी की आइस बनेगी। अब वो बर्फ बनेगी और मान लो बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तो क्या होता है कि वो बारिश वहां पे आई और आइस क्रिस्टल्स बने, वो हवा उनको दोबारा से उसी लेयर में भेजती है। दोबारा एयर क्रिस्टल्स जो ऊपर से बारिश है उसके बनते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं और ये प्रोसेस कई बार चलता है, जिससे वो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स इकट्ठे होके एक तरह से आइस क्यूब्स का रूप ले लेते हैं। और जब वो अपने वेट के हिसाब से उस एरिया से निकलते हैं, अब नीचे क्योंकि वहां पर तो फ्रीजिंग टेम्परेचर है मगर नीचे टेम्परेचर फ्रीजिंग नहीं है, तो अब वो मेल्ट होना शुरू होंगे। लेकिन उनका साइज क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है इस प्रोसेस में हवाओं के चलने से, तो वो जमीन पे आते आते भी सॉलिड आइस की फॉर्म में रहते हैं और इसे हम ओलावृष्टि कहते हैं। इसमें फर्क ये है कि बीच के एक हिस्से में तो फ्रीजिंग टेम्परेचर है मगर नीचे टेम्परेचर फ्रीजिंग नहीं है, इसलिए वो पिघलते तो हैं मगर नीचे आते आते आइस फॉर्म में ही रहते हैं। अब मैं बताता हूं स्नोफॉल में क्या होता है। स्नोफॉल में क्लाउड से जब बारिश का पानी नीचे आया, अब मान लीजिए पूरे एरिया में टेम्परेचर कम है तो उसके आइस क्रिस्टल्स बने छोटे छोटे, मगर कोई हवाएं नहीं चल रही हैं, कोई वो वाला प्रोसेस नहीं चल रहा है कि जो बार बार उसको ऊपर भेजे और वो आइस के क्रिस्टल्स जुड़ जुड़ के बड़े हों। तो वो आइस क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक टेम्परेचर फ्रीजिंग है, तो वो जैसे जैसे नीचे आइस क्रिस्टल्स आएंगे वो उसी फॉर्म में नीचे तक आते हैं और उसको स्नोफॉल कहते हैं। तो हेल स्टॉर्म में सिर्फ एक एरिया में टेम्परेचर कम रहता है, जबकि स्नोफॉल में ऊपर से नीचे तक फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है। इसलिए ये ज़्यादातर उन्हीं एरियाज में देखा जाता है जहां पर टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। इसीलिए हमें हिल स्टेशंस पे जाना पड़ता है स्नोफॉल देखने के लिए। ये प्लेन्स में कभी नहीं होता, क्योंकि प्लेन्स में ज़मीन के जस्ट ऊपर कभी भी टेम्परेचर फ्रीजिंग नहीं रहता है लंबे टाइम तक। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपका मार्गदर्शन किया होगा और ये सब कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ फोटोज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको मिस्ट, फॉग और हेल स्टॉर्म को दिखाएंगे। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता हूं आपको। एक स्लीट नाम की चीज़ और होती है जिसमें कि बारिश आकर जमीन पर फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, ऊपर फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं होता कहीं भी, तो बारिश आते ही जमीन पे जम जाती है, तो उसको स्लीट बोलते हैं। ये अपनी कंट्रीज में तो कम ही होता है मगर फॉरेन कंट्रीज में अक्सर ऐसा होता है और इसमें सड़कों पे काफ़ी फिसलन पैदा हो जाती है। तो ऐसी बारिश जो जमीन पे आके जमेगी उसे स्लीट बोलते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे भी आप याद रखिए। थैंक यू। झाड़ी 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 झाड़